बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम दुनिया के कितने सारे ममालिक देखते हैं जो इल्मी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, अमली लिहाज से, हर लिहाज से हमसे कितने आगे हैं। वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं और वो तरक्की भी कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे तरक्की करें, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे शहरी बने, हमारा मुल्क आगे जाए, तो हमें उन ममालिक से सीखना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि किन ममालिक में किस तरह की पेरेंटिंग की जाती है। नाज़रीन, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जापान, जिसको लोग एक कदर की नज़र से देखते हैं, मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं पाकिस्तान में, तो आप डरते रहते हैं कि पता नहीं कैसी चीज़ आएगी। हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम बहुत बुरी तरह बदनाम भी है, लेकिन अगर आपने जापान से कोई चीज़ खरीदी है तो आपको पता है वो बेईमानी नहीं करेंगे, क्वालिटी उनकी अच्छी होगी। लोग ये सिर्फ नाम कह के कि जापानी प्रोडक्ट है, आपको आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो नाज़रीन, वो किन बातों का ख्याल रखते हैं बचपन से, अच्छे इंसान बनाने के लिए किन बातों का ख्याल करते हैं। एक बुनियादी बात आपको नज़र आएगी वहाँ पे कि वहाँ के बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, वो बच्चों के लिए वैन का और ख़ुद ड्रॉप करने का सिलसिला नहीं रखते, बच्चे खुद वॉक करते हुए स्कूल जाते हैं। अच्छा, अब आप टोक्यो जैसे शहर की बात करें, इतना मसरूफ़ शहर है, वहाँ भी बच्चे खुद जाते हैं, रोड खुद क्रॉस करते हैं। बच्चों का वो दिल बड़ा करते हैं, खौफ निकालते हैं, उनको चीज़ों को फेस करना सिखाते हैं। उसके अलावा दिलचस्प बात क्या है, हम जापान में दूसरी चीज़ देखते हैं कि बच्चे सफाई का ख्याल खुद रखते हैं, अपनी क्लास खुद साफ़ करते हैं, कॉरिडोर साफ़ करेंगे, इवन वॉशरूम तक साफ़ कर रहे होते हैं। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं, मैं एक दफ़ा एक डिफेंस के अंदर एक कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग कराने के लिए गया टीचर्स की, तो जो उनके प्रिंसिपल हैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है। मुझसे कहने लगे कि हमने ये सिलसिला रखा है कि जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे अपने शू पॉलिश करके नहीं आते, शूज़ गंदे होते हैं, तो हम उनको रोक लेते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको ब्रश और पॉलिश देते हैं कि पहले जूते साफ़ करें फिर क्लास में आए। रिजल्ट क्या निकलता है, माँ बाप हमसे लड़ने आ जाते हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे अब जूते पॉलिश करेंगे, जूते पॉलिश करने को हम एक बुरा काम समझते हैं, गंदे जूते पहनने को बुरा काम नहीं समझते। लेकिन जापान के अंदर ये तरबियत की जा रही है। अभी हम देखें, इन बातों से क्या होता है, बच्चे के अंदर जिम्मेदारी आती है, एहसास है जिम्मेदारी, वो अपने काम करना सीखता है, वो दूसरों का एहसास करता है कि दूसरों की भी लाइफ है, मेरी माँ की भी एक लाइफ है, उसको मैं इतना तो इंगेज ना करूँ, मेरे बाप की भी एक लाइफ है, उस पर इतना तो बोझ ना डालूँ, जितने काम मैं कर सकता हूँ बचपन से अपने पर लेना शुरू कर दूँ, एहसास आना शुरू हो जाता है। अभी कल मैं एक सुपर मार्केट में गया, परसों की बात है, यकीन करें मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक साहब, अच्छे खासी उनकी उम्र थी और लग रहे थे कि पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अपनी बास्केट लेके सबसे आगे आ गए, पीछे लाइन लगी हुई 10 लोग खड़े हुए हैं, उनको आगे क्रॉस करते हुए आगे आ गए। अच्छा, वो जो वहाँ पे एक साहब उनको रोकने लगे, जो मैनेजमेंट के थे, कह रहे सब लाइन में लगे हैं, आप भी लाइन में लग के आए। कह रहे मेरी तो दो चीज़ें हैं सिर्फ, उनके 2 आटे के थैले थे और 2 उनके पास कोई टॉफिस टाइप की थी, कि 2 ही तो चीज़ें मेरी। उन्होंने कहा सर, पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ एक चीज़ है, डिसिप्लिन का ख्याल करें ना। कह रहे यार आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पे अपनी बास्केट रखी और बाहर चले गए, उन्होंने ख़रीदारी नहीं की। मुझे हैरत हो रही थी, मतलब वो साहब अपने घर से निकल के आए होंगे, करीब भी घर होगा तो गाड़ी पार्क करना आना आधा घंटा तो लगा होगा, फिर अंदर आकर उन्होंने ख़रीदारी की होगी, 20-25 मिनट तो लगे होंगे, फिर उनको वापस घर जाना होगा, यानी 1.5 घंटा उन्होंने लगा दिया, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट लाइन में लगना पसंद नहीं किया। क्यों? सब्र सिखा रहे नहीं हैं बच्चों को, हम बच्चों की ट्रेनिंग उस तरह कर ही नहीं रहे हैं। तो नाज़रीन, जापान से हमें क्या सीखना चाहिए, बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां कम उम्र में डालना शुरू कर दें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते, हम बच्चों को पैदल स्कूल नहीं भेज सकते। इसमें भी देखें कितना अफसोस की बात है ना, कि हमारे यहाँ बच्चे अगर रोड पे जा रहे होंगे कोई ख्याल ही नहीं करता, हर शख्स को जल्दी है, हर शख्स को पहले पहुँचना है। इस सिलसिले में वो होता क्या है, बच्चे बेचारे, हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि हम बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेज सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करें ना, उनको ये तो सिखाए ना कि अपने काम खुद करने। लेकिन दूसरी बात बड़ी मज़ेदार है चाइना की। चाइना में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग, जिसको हम पोटी ट्रेनिंग कहते हैं, वो बहुत कम उम्र में सिखा दी जाती है। यानी चंद महीने का बच्चा होता है, जब थोड़ा सा समझने के काबिल होता है, उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं और 2 साल के अंदर अंदर वो मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो जाता है। हम अजीब किस्म के लोग हैं, हमने पैम्पर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, 4-4 साल तक के बच्चे इतने भारी भारी पैम्पर लेके घूम रहे होते हैं। वो जो है गंदे हुए में पैम्पर, माओ को ये सुकून है कि हमने पैम्पर बांध दिया। अच्छा,
कुछ माएँ हमें ऐसी भी नज़र आती हैं, माँ बाप और कुछ फैमिली ऐसी नज़र आती हैं, पैम्पर का इस्तेमाल ही नहीं करना। उनके कमरे में जाएं तो आपको बदबू आ रही होती है, स्मेल होती है, मतलब पेशाब के भपके आपको आ रहे होंगे। कितना बुरा लग रहा है ना कहने में, लेकिन जब जाते हैं तो आ रहा होता है। अच्छा, वो उस कमरे में रहने के आदी होते हैं, वो महसूस नहीं कर रहे होते हैं। गंदगी इतनी होती है। पोर्ट्री ट्रेन नहीं करेंगे हम, या तो हम क्या करेंगे, 4-4 साल तक पैम्पर पहनाते रहेंगे, या हम उसको पैम्पर बिल्कुल नहीं पहनाएंगे, घर में बदबू रखेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मैं पैम्पर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि एक पुरसुकून नींद के लिए अगर आप पहना रहे हैं, आप अगर मैनेज इस तरह कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग भी तो करें ना उसकी आप। तो चाइना से हमें ये सीखना चाहिए कि बच्चों की ये जो पोर्ट्री ट्रेनिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात, अगर आप देखें दुनिया में सबसे बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम कहाँ का है, वो है फिनलैंड का। अब ये आपको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत गौर से। फिनलैंड में जो आपको एजुकेशन सिस्टम नज़र आएगा, आपको ख़ास बात ये नज़र आएगी कि वहाँ पे क्लास में कम पढ़ाया जाता है, क्लास के बाहर ज़्यादा पढ़ाया जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। मैं इसमें मौजूद हूँ पाकिस्तान साइंस क्लब के अंदर। इनका स्लोगन यही है, लर्न बाय डूइंग। आप अब जब तक करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आप करके सीखते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बागों में ले जाएंगे, वो उनको जंगलों में ले जाएंगे, वो उन्हें सुपर स्टोर में ले जाएंगे, मार्केट्स में ले जाएंगे, रोड पे ले जाएंगे, वो एक्सपीरियंस कर करके सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि डांट डांट के, मार मार के, किताब हाथ में देके पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। कितनी खतरनाक बात है। सेकंड खतरनाक बात क्या है, हमारे यहाँ चाहते हैं कि बच्चे को 2 साल का बच्चा हो गया, 2.5 साल का बच्चा हो गया, टेंशन शुरू कि स्कूल में एडमिशन कैसे करवाना है। बच्चे की पैदाइश होती है, इस मैं पाकिस्तान की बात करा रहा हूँ, वो एडमिशन की फिक्र में लग जाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं स्कूल में जाके। इससे ख़तरनाक बात, जब वो फैमिली प्लान कर रहे होते हैं, न्यू बॉर्न की प्लानिंग होती है, तो स्कूलों में आके बात करते हैं, स्कूल ट्रेन करता है आपको कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। हो सकता है कुछ स्कूल अच्छे हों जो ये बताते हों कि भाई आपको प्यार मोहब्बत से रहना है, आपको खुद अपनी ग्रोथ का ख्याल रखना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस बात के लिए पागल होना। फिनलैंड जो दुनिया का सबसे अच्छा स्कूलिंग सिस्टम, जहाँ पे 7 साल से पहले वहाँ पे स्कूल में नहीं भेजते बच्चों को। हम बच्चों के हाथों में पेंसिलें पकड़ा देते हैं। 3 साल के बच्चे के हाथ में, 2.5 साल के बच्चे के हाथ में पेंसिल देना नुकसानदेह उसके लिए, उसकी उंगलियों के लिए, उसके दिमाग के लिए नुकसानदेह। तो हमें फिनलैंड से ये सीखना है कि हमें किस एज में बच्चों की तालीम की फ़िक्र मत करें, यकीन करें, बच्चे की खुशी की फ़िक्र करें। जब बच्चा खुश होगा तो सारे के सारे काम खुद ब खुद करना शुरू कर देगा, आपकी सारी बातें मानना शुरू कर देगा। पेरेंटिंग, हम ये समझते हैं, पेरेंटिंग का जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि खुश रहें। आप खुश रहेंगे, आपका बच्चा खुश रहेगा, आपका बच्चा खुश रहेगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। हम जो कहते हैं ना आपसे कि एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू आर हैप्पी। खुशी बहुत ज़रूरी है। खुशी में हम इतने सारे काम कर देते हैं। दुनिया में आपको ये पेरेंटिंग नज़र आएगी ना, आपको खुशी नज़र आएगी। जैसे मैं जापान की बात बता रहा था आपको, बड़ी मज़ेदार मुझे बात याद आ गई। हमारे दोस्त हैं, वो जापान में रहे, जापान में वक्त गुजारा और शादी करके फिर जापानी खातून को शादी करके यहाँ लेकर आए। वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी फैमिली, आइडियल फैमिली है। कहते हैं कि जब मैं स्कूलों को देखता हूँ ना कि एयर कंडीशन क्लासेस और ऐसा माहौल वैसा माहौल, मुझे गुस्सा आता है। जापान जो दुनिया का इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया कॉपी कर रही है, वो बच्चों को सर्दी से भी गुजारते हैं, गर्मी से भी गुजारते हैं, टफ बच्चे बनाते हैं। हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? एसी में बैठा हुआ बच्चा शुरू से, उसने देखा ही नहीं दुनिया में क्या है। स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगा वो बच्चा। बाज़ औक़ात वो सोचो तो ज़हीन बच्चा हो जाए, काबिलियत भी उसके अंदर आ जाए, लेकिन अंदर से वो आपको बावला बोंगा बच्चा नज़र आएगा। बहुत अच्छे ज़िंदगी की डिसीजन नहीं ले सकेगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। खैर, तो हमने बात की जापान की, हमने बात की चाइना की, हमने बात की फिनलैंड की। हम बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान, इन ममालिक की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे देर से सोते हैं, यहाँ का कल्चर ये है। जब आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं, बड़े ममालिक को देखते हैं, खुश रहने वाले ममालिक को देखते हैं, तो आपको हैरत होती है कि वो बच्चों को जल्दी से सुला देते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक में मेरी उनसे बात हो रही होती है काउंसलिंग के हवाले से। मैं सोते कितने बजे बच्चे आम तौर पे, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आम तौर पे बच्चे कितने बजे सोते हैं? 8 बजे, 7:30, 8 बजे, 8:30 बजे सो जाते हैं बच्चे। नींदें पूरी करवाते हैं वो अपने बच्चों की। नींदें पूरी आपने करवाई नहीं है, मोबाइल दिए मैं बच्चे को, मोबाइल दे दिया, अब सोने के बाद भी तो नींद पूरी नहीं होगी, उसके बावजूद 1.5 घंटे तक उसका दिमाग जागता रहता है। हम क्या कर रहे हैं? तो
अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आपके बच्चा नींदें पूरी करे, जल्दी सोए, सोने से पहले किताब पढ़वाने की आदत डालिए। अच्छे ममालिक में आपको बच्चे मोबाइल हाथ में लेके नज़र नहीं आएंगे, वो आपको नज़र आएंगे किताब पढ़ते हुए। अच्छा, इटली में एक बड़ी मज़ेदार बात आपको नज़र आएगी कि इटली में जो वालिदैन हैं वो जो खुद खाते हैं उनके बच्चे भी वही खाते हैं, जो खुद पीते हैं बच्चे भी वही पीते हैं। आप कहेंगे अजीब बात है। अजीब बात इसके बाद है। अजीब बात यह कि वो जो वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो 6 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप के सामने बैठ के शराब पी रहा होता है। वो उसको शराब के मैनर्स सिखा रहे होते हैं, एटिकेट सिखा रहे होते हैं कि किस तरह शराब पी जाती है। जो रिसर्च हुई बोस्टन यूनिवर्सिटी ने, जब रिसर्च इसके ऊपर उन्होंने देखा कि जिन घरों में वालिदैन बच्चों के साथ बैठ के शराब पी रहे होते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, वो कभी भी हेवी ड्रंक नहीं बनते, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले नहीं बनते, वो जो है हार्मफुल ड्रंकर नहीं होते, लिमिटेड पीते हैं। नाज़रीन, हम क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चों से छुप छुप के काम कर रहे होते हैं, सिगरेटें पी रहे होते हैं छुप के पहले, फिर बच्चों के सामने भी पी रहे होते हैं और बच्चे को नहीं पीने देते। हम सारे गलत काम कर रहे होते हैं और चाहते हैं सारे अच्छे काम हमारा बच्चा करे। कहाँ से सीखेगा वो? हमें देख के सीख रहा होता है। आप फ्रांस की बात करें, फ्रांस में खाने के बारे में बड़ा ख्याल रखा जाता है, वो बड़े पेक्युलर होते हैं खाने में और खाने के मैनर्स के बारे में वो खाना सिखाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह खाना है, किस तरह से, तो बच्चे मैनर्स सीख जाते हैं। अगर एक शख्स को खाने की तमीज़ नहीं है ना, तो ज़िंदगी में उसमें बहुत सारी बेढंगियाँ नज़र आएंगी आपको। हमारा मज़हब भी ख़ास तौर पे हमें यही सिखाता है कि खाने के आदाब क्या होने चाहिए। पूरी पूरी किताबें हैं हमारे यहाँ तो, जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाना खाया करते थे, छोटे निवाले होते थे, अपने सामने से खाना, दूसरों का ख्याल करना, यानी खाते हुए इंसान की पूरी पर्सनैलिटी नज़र आती है कि कितना खुदगर्ज इंसान है, या कितना एहसास करने वाला इंसान है, कितना महज़्ज़ब और कितना गैर महज़्ज़ब इंसान है, कितना जल्दबाज और कितना पुरसुकून रहने वाला इंसान है। ये सारी बातें आप खाने के मैनर्स पर हमने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखा जाता है इन ममालिक के अंदर। आप अपने बच्चों को खाने के, पीने के ये मैनर्स सिखाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे खाने पीने की मैनर्स की बात नहीं हो रही। असल बात ये हो रही है कि जो काम आप कर रहे हैं आपका बच्चा सीख रहा होता है, तो बच्चों को बचपन से सिखाइए वो सारे के सारे काम जो आप करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए बच्चे आपको मॉडल करके सीखेंगे। नाज़रीन, यूके के अंदर और बहुत सारे मगरबी ममालिक के अंदर एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वो लोग ट्रैवल करते हैं, दुनिया घूमते हैं। जब मैं चैनल में जॉब किया करता था तो मैं कोशिश करता था कि हर साल जो है घूमने के लिए जाऊँ अपनी फैमिली के साथ। तो जो मेरा एक दोस्त था वो एक दफ़ा एडमिन मैनेजर से कहने लगा कि यार ज़ुबैर, मैंने जब छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दी कि हर साल निकल जाता है घूमने के लिए, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो आज तक नहीं गया। तो कहना यार आप बेवकूफ़ आदमी हैं, आप नहीं जाते, आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते? छुट्टियाँ मिलती इसीलिए, इन्जॉय करने के लिए। नाज़रीन, हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं, वो उनकी मतलब बहुत ज़ईफ़ आदमी है, 70 से ज़्यादा उनकी उम्र है। तो मुझे बताने लगे, कहने लगे कि मैंने एक जर्मन कंपनी में काम किया 35 साल तक, सारी ज़िंदगी में एक ही कंपनी में काम किया, कहने मैंने कभी छुट्टी नहीं की। इन 35 सालों में मैं सिर्फ एक दफ़ा बीमार पड़ा। वो बता रहे थे मैं बीमार नहीं पड़ता, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह का शुक्र है मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। अब तो इतने ज़रीफ़ हो गए कि लहराते हुए चलते हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। 3 दिन की छुट्टी की है मैंने अपनी 35 साल ज़िंदगी के अंदर। वो जर्मन कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा एंड में कि भाई अब आप छुट्टी करें, अब आप ख़त्म करें काम, बहुत आपने काम कर लिया, अब आप घूमें, दुनिया भी तो देखें, दुनिया में आप काम करने थोड़ी आए थे, दुनिया को एक्सप्लोर तो करें, बाहर तो जाएं। कहने लगे अच्छा मैं घूम फिर के आऊँगा, फिर मुझे नौकरी पे रख लेंगे? क्या नहीं रखेंगे, अब तो ज़िंदगी इंजॉय कर लें, हम आपको 35 साल से देख रहे हैं, पैसे चाहिए पैसे और ले लें हमसे, लेकिन अब आप हमारे पास काम ना करें। हम कर क्या रहे हैं नाज़रीन? यूके में 2017 की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 2,30,000 बच्चे इंटरनेशनल टूर पे गए। इमेजिन करें, हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद क्या होता है, हम लोग इंतज़ार में होते हैं कि किस तरह से फ़ौरन रिजल्ट आने से पहले एडमिशन हो जाए। वहाँ पे 1 साल की छुट्टी होती है, 1 साल बच्चे घूमते हैं। हमारे यहाँ तो देखते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है, क्या हुआ सर बस वो अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन हमने एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा दी है। उसमें कितने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर वो बेचारे भाग रहे होते हैं अब सप्ली के चक्कर में, और अगले साल फिर आएंगे वो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि इंटरनेशनल टूर हों, नेशनल टूर हों, सिटी के टूर हों, घूमें तो सही, एक्सप्लोर तो करें, अपने शहर को एक्सप्लोर कर लें यार। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दुनिया को नहीं देखते। आप दुनिया में इसलिए आए थे क्या? पागल लोग की तरह बच्चों के पीछे भागते रहें और बच्चा आगे आगे आप पीछे पीछे,
आपने उनको ज़िंदगी में परेशान करके रखा हुआ है, डिप्रेशन का मरीज़ आपने उनको बना दिया, आप खुद भी बन गए, और उसके बाद वो ज़िंदगी में दूसरे लोगों को बनाते हैं, इसलिए आए थे ज़िंदगी में। आखिरी मिसाल है स्वीडन की। नहीं तो स्वीडन में 70s के अंदर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, सबसे पहला मुल्क था वो जिन्होंने पाबंदी लगाई थी कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को मारना जुर्म है। उसके बाद तकरीबन 54-55 ममालिक के अंदर कानूनी तौर पे अभी पाबंदी है, बच्चों को मार नहीं सकते। मुझे बता दें पेरेंट्स कॉल करके कि हम बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चा अपने टीचर से कह भी देगा ना बातों में कि मुझे मेरी मदर ने मारा है, तो फ़ौरन पुलिस हमारे घर पे आ जाएगी। तो ये एक्सट्रीम है, हम इसके भी हक में नहीं है। दोनों एक्सट्रीम है कि आप जितना मारना है मारो, कि गोश्त आपका हड्डी हमारी, ये भी एक बहुत बड़ी जहालत है। और ये बात कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते, ये दूसरी जहालत है। आपका बच्चा है भाई, आपको फिक्र है, वो गड्ढे में गिर रहा है तो आपको संभालना है, लेकिन मसला तो सारा का सारा वही है ना, बैलेंस हम नहीं करते तो फिर वहाँ भी बैलेंस नहीं होता। आप सास का गुस्सा, खुद बताते हैं लोग, सास का गुस्सा, शोहर का गुस्सा, या बीवी का गुस्सा, या नंदों का गुस्सा, रिश्तेदारों का गुस्सा, या ऑफिस का गुस्सा हम बच्चों पे उतारते हैं, एडमिट करते हैं लोग। नाज़रीन, अगर अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना है ना, तो आपको बड़ी मोहब्बत से उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, दो अल्फाज हैं पेरेंटिंग के बहुत बुनियादी, एक है मोहब्बत और एक है खुशी। इनको अगर आपने मजबूती से पकड़ लिया ना, तो इससे अच्छी पेरेंटिंग आप कर ही नहीं सकते। नहीं, अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाइए। दुनिया भर में जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, वो हमसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हमें उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए। अगर आप अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट देंगे।